नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रवींद्र पंडित जी, जो वरिष्ठ कवि हैं, लेखक हैं और साहित्यकार भी है, जो मूलतः गीतकार भी है। आज उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं। आइए हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका बहुत बहुत आभार अलवर न्यूज चैनल का मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत हृदय तल से आभार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए कि आपकी जीवनी कैसी रही, शुरुआत कैसी हुई आपकी। शुरुआत, मेरा जन्म स्थान पुराने भरतपुर जिले में दीग, जो अब जिला बन चुका है, वहां हुआ। बचपन राजस्थान के झुंझुनू जिले में तीसरी क्लास तक हमारी पढ़ाई हुई। उसके बाद हम अपने गृह नगर दीग में आ गए। तो बचपन से ही मुझे, यानी कि 5वीं क्लास जिसे कहें, वहां से मुझे कविता सुनने का और कहने का बड़ा शौक था। दिल्ली आकाशवाणी से एक छोटा सा कार्यक्रम आता था 5:05 पर, चुनमुन, और दूसरा बाल कार्यक्रम। उसमें बच्चे कविताएं और गीत पढ़ा करते थे। तो मैं अपना बैग फेंक करके ट्रांजिस्टर स्टार्ट करके उस कार्यक्रम को जरूर सुनता। वहां से उससे मुझे कविता के प्रति मैं प्रेरित हुआ, कहानियों के प्रति मैं प्रेरित हुआ, और पुस्तकालय में बहुत छोटी उम्र में जाने लगा। वहां पर मैंने अच्छे अच्छे उपन्यासकारों को पढ़ा। ये शायद 8वीं या 9वीं क्लास में ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। और कविता लिखना तो मैंने 6ठी क्लास में पहली कविता अपने जीवन की लिख दी थी। इस दौरान जब आप जितने बड़े लेखकों को आप पढ़ेंगे, अच्छे लेखकों को, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके मन में एक साहित्य के प्रति रुचि भी जागृत होगी, और आप स्वयं भी यदि इसमें लेखन में रुचि रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से संबल मिलता है। तो वही मेरे साथ हुआ, और मैंने क्लास 5th से, यानी 5वीं क्लास से कविता लिखना शुरू कर दिया था। अभी आपने बताया आप बचपन से ही लिखने का आपको शौक था, आप साहित्य पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे, छोड़ छोड़ के आप भागते थे कि पढ़ाई नहीं करनी है, पहले उसको देखना है। तो इस लेखनी के दौरान, जो आपने लेखनी की जो आपने यात्रा करी है, इस दौरान आपका जो परिवार से प्रोत्साहन कैसा मिला? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि मैं पढ़ाई से तो जी तो नहीं चुराता था, लेकिन परीक्षाओं के दिनों में तो बहुत ज्यादा पढ़ता था, लेकिन जितना मुझे पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ा। यद्यपि मैं सदा सफल ही रहा पढ़ाई के क्षेत्र में भी। प्रोत्साहन की बात है तो जब कभी मेरा स्वर अच्छा था तो पिताजी कई बार सुनते थे कि कुछ सुना मेरे को, लेकिन जब वो देखते थे कि पढ़ाई के ऊपर इसकी ये जो शौक है, या इसको कह ले इसकी आदत है, बचपन में आदत और शौक ही कहा करता थे उनको ये नहीं पता था कि साहित्य तो एक साधना है, तो डांटते थे। लेकिन माँ संबल बनती थी सदा। हमारी माँ ने सदैव यही कहा ब्रजभाषा में कि काहे गो कोई छोरा लिखा पढ़ी का काम ही तो कर रहा है, कोई गुल्ली डंडा तो नहीं खेल रहा, उड्डी लगाता तो नहीं घूम रहा। उड्डी एक शब्द होता है ब्रजभाषा में, जो बच्चे घूमते हैं ना फुदक फुदक के बारिश के मौसम में, उसको दौड़ना नहीं बोलते, वहां उड्डी लगाना बोलते हैं। तो बोले, फिर पिताजी जो है उनकी बातों से संतुष्ट होकर बोलते थे, जात बना लेना तेरे बेटे को रामधारी सिंह दिनकर, और चल देते थे। तो माँ ने मुझे बहुत संबल दिया, और मैं इसी कारण एक गीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम मैंने गीत से ही प्रारंभ किया। फिर तो बहुत कुछ लिखा, आलेख भी लिखे, कहानियां लिखी, लघु कथाएं लिखी, बहुत कुछ मैंने लिखा। तो परिवार ने प्रत्यक्ष रूप से तो कोई सहयोग नहीं मिला, क्योंकि साहित्य की पृष्ठभूमि नहीं थी परिवार में। केवल पिताजी कवि सम्मेलन सुना करते थे, मैं भी उनके साथ जाता था। वहां हमने छोटी सी उम्र में मैंने ऐसे बड़े बड़े कवियों को सुन लिया जो आज दुर्लभ है। आजकल के बच्चे तो उन्हें कैसे सुन पाएंगे, वो दुनिया में ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो आज भी मौजूद हैं, जैसे बाल कवि वैरागी को मैंने सुना, निर्भय हाथरसी जी को सुना, गोपाल दास नीरज जी को सुना, संतोष आनंद जी को सुना, आपने रमेश उपाध्याय बांसुरी जी ब्रजभाषा के मूर्धन्य साहित्यकार रहे, उनकी रचनाएं बहुत सुनी मैंने। और ब्रजभाषा में तो एक अलग रस होता है, और बांसुरी जी क्योंकि संगीत से भी जुड़े हुए थे, इसलिए वो जब कविता पढ़ते थे तो श्रोता उनसे एकदम से जुड़ जाता था। तो मेरे को जब भी मैंने उनकी रचनाएं पढ़ी तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ब्रजभाषा में लिखूं, मैं भी हिंदी में अटका हुआ क्यों। तो उनसे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर मैंने ब्रजभाषा में भी बहुत सारी रचनाएं लिख डाली। अलवर के ही अपने बड़े साहित्यकार बलबीर सिंह करुण, ये ओज के बहुत बड़े कवि, और इस समय तो शायद देश में सबसे वृद्ध कवियों में है। उनकी कविताएं भी बहुत शानदार मुझे लगी, मैं इनसे भी बहुत प्रभावित हुआ। और इनके अलावा देखो सोम ठाकुर, जिनकी स्वर संगम से, स्वर लहरी से इतना प्रभावित था मैं
कि कुछ बयान नहीं कर सकता। डॉक्टर कुंवर बेचैन, ऐसे बड़े बड़े कवियों को मैंने बचपन में सुन लिया, जिन्हें लोगों ने बहुत वृद्धावस्था में सुना होगा, तो मुझे वो पसंद आए। ओज के प्रति मेरा सुनने में तो मेरी इच्छा थी, लेकिन लेखन में लगाव नहीं रहा कभी। लेखन मेरा सदा गीत की तरफ गया, क्योंकि मेरे को जो नरम विधा होती है ना, सरल विधा होती है, गंभीर विधा होती है, उसमें मैं कुछ ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। और इस तरह से मैं गीत की तरफ ही गया आखिरकार। हमारे अलवर न्यूज के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपके कितने साहित्य प्रकाशित हो चुके हैं? देखिए, मैं प्रकाशन की दृष्टि से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हूं। उसके कई कारण रहे हैं। यद्यपि मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, 4 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें सबसे पहले मैं कवि गीतकार होते हुए भी, ये आश्चर्य की बात है, सबसे पहली पुस्तक मेरी एकांकी आई। एक कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रथा के विरुद्ध मैंने एक एकांकी लिखा था, आत्मबोध, सबसे पहले वो आया। उसके बाद मेरी कविता एक प्रेस में गई जिसका नाम है दर्पण भी क्या करेगा, एक गीत मेरे मन के मीत, और एक पुस्तक मेरी राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से अनुदानित हुई, भोर को आना पड़ेगा। इस तरह से ये 4-5 पुस्तकें मेरी अभी तक आ चुकी हैं। किंतु मेरे पास जो रचनाएं हैं वो 6000 से अधिक रचनाएं मैं लिख चुका हूं, जिसमें लगभग हर विधा में मैंने लिखा है। ब्रजभाषा में लिखा है, हिंदी में तो लिखा ही है, गीत भी लिखे, गीतिकाएं भी लिखी, सवैये लिखे, मुक्तक लिखे, दोहे बहुत लिखे, घनाक्षरियां लिखी, तो बहुत सारा कुछ लिखा। जब जब जो मन में आया मैंने सारा उसको कलमबद्ध किया, और लोगों ने प्रशंसा भी की कि हाँ आपने अच्छा लिखा। और मेरे को लोग पता नहीं क्यों एक बड़ा गीतकार मानने लगे। मैं तो आज भी अपने आप को छोटा ही मानता हूं, लेकिन ये बड़ा या छोटा मानना ये श्रोता का काम होता है, कवि का काम नहीं होता। कवि यदि स्वयं अपने मुंह से कहे मैं बहुत बड़ा कवि हूं, मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूं, तो वो बात सत्य नहीं होती। सत्य वो होता है जो श्रोता कहें, जो पाठक कहें। जिस दिन पाठक आपको ये कह देंगे कि आप बहुत अच्छे लेखक हैं, आपकी ये रचना बड़ी मार्मिक थी, तब समझो कि आपने सचमुच अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। श्रोता जिस दिन ये कहेंगे कि आपकी फलां रचना बहुत अच्छी थी, उससे समाज को कुछ न कुछ संदेश मिलता है, युवा पीढ़ी को कुछ संदेश मिलता है, तो समझ लो आप जीत गए। आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। जाते जाते आप इतना समय हो गया है आपको साहित्य से जुड़े हुए, आप कवि भी हैं, लेखक हैं, गीतकार भी हैं, साहित्य भी आप लिखते हैं, आपकी प्रकाशित हो चुकी है पुस्तक। तो जो हमारे युवा कवि साहित्यकार जो अभी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कुछ आप सीख देना चाहेंगे उन्हें? मूल रूप से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा युवाओं से कि साहित्य की दिशा में, कविता की दिशा में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें आपको डूबना पड़ेगा। परिस्थितियों में जो आपके चारों तरफ हैं, उन परिस्थितियों में डूबना पड़ेगा। आपको बड़े कवियों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, और प्रेरणाओं के बाद निरंतर मंथन करना पड़ेगा, तब आपकी रचना कागज तक आएगी। चाहे वो गीत हो, चाहे वो गजल हो, गीतिका हो, छंद हो, मुक्तक हो, दोहे हो, सोरठा हो, या गद्य में बोले तो लघु कथा हो, आलेख हो, कहानियां हो, उपन्यास हो। जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, बहुत डूबकर प्रयास करना पड़ेगा, तब आप मूल धरातल तक आ पाएंगे। अन्यथा आजकल हमने देखा है कि युवा पीढ़ी शॉर्टकट में चल रही है। वो मंचों को ही केवल ये समझती है कि अब हम कवि बन गए क्योंकि हमने मंच पर काव्य पाठ कर लिया। नहीं, जब तक आप विद्वजनों के बीच में बैठकर, विद्वान कवियों के बीच में बैठकर, विदुषी कवित्रियों के बीच में बैठकर गोष्ठियों में काव्य पाठ नहीं करें और अपनी परीक्षा यानी अपनी कविता को जांच जचवाएं नहीं, तब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। आपको कविता के लिए स्थान मिल जाएगा, मंच मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन कवि के रूप में वो सम्मान, वो मान्यता नहीं मिल पाएगी जो एक साहित्यकार के लिए परम आवश्यकता होती है। इसीलिए आप शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। आपको सीधे सीधे मेहनत की तरफ जाना है और बड़ों से प्रेरणा लेनी है। बच्चे क्या करते हैं, बड़ों की कविताएं ही ले लेते हैं डायरेक्ट और उसको मंचों पर पढ़ देते हैं। आपने पढ़ दिया, बड़ों का बड़ा दिल होता है, कुछ नहीं कहते, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने पढ़ दिया, लेकिन आपने उसमें अपना नुकसान किया।
आपने बहुत बड़े कवि की रचना पढ़ी, आपको वाहवा मिल गई, क्योंकि मिलनी ही थी, क्योंकि इतने बड़े कवि की रचना आपने पढ़ी है, वाहवा मिल गई, तो आपके मन में एक विचार आया कि बिना मेहनत के ही जब प्रतिफल मिल रहा है तो हम क्यों मेहनत करें। लेकिन सामने बैठा श्रोता और इस देश के सारे कवि अच्छी तरह जानते हैं कि ये कविता जो आपने पढ़ी थी ये किसकी है। 14 साल की उम्र तक के बच्चे को छूट है। जिस तरह से मांडव मुनि थे, उन्होंने एक पाप किया था 14 साल की उम्र में, तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, एक तिलंगे की आंख में पिन चुबो दी थी, तो उन्हें क्षमा कर दिया गया, नाबालिग थे। तो इसलिए छोटे बच्चों को हम स्कूलों में क्षमा रखते हैं, लेकिन वो भी इतने ईमानदार होते हैं कि ये बताते हैं मैं ये कविता हरिवंश राय बच्चन की आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, तो उसको खूब शाबाशी मिलती है। वहां उसकी प्रस्तुतिकरण और उसका आत्मविश्वास देखा जाता है बच्चे का, तो उसको जागृति होती है। फिर उसको ये बताया जाता है गुरुजनों द्वारा, बेटा तुम खुद भी लिखो, आप भी लिखो। तो ऐसे गुरु, ऐसे लोग यदि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मौलिक कविता सामने आएगी। यदि केवल ये देख लें कि भाई इसने कविता, इसको पढ़नी है और इसका कोई किसी भी तरह से मंच पर आ गया है बंदा, कविता पढ़वा दें और उसे टोके नहीं कि आपने ये कविता फलां फलां की क्यों पढ़ दी, तो ये बड़ा अपराध है। खुले मंच पर न टोकें, एकांत पर जाकर बच्चे को एकांत में समझावें कि आप अपना लिखो, अपना पढ़ो, तब आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा। मेरा यही युवा पीढ़ी से अनुरोध है, क्योंकि ये शॉर्टकट साहित्य में होता ही नहीं, किसी चीज में भी शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी डॉक्टर बनता है, डॉक्टर पूरा MBBS करता है, MD करता है, तब उसको ऑपरेशन थिएटर में एंट्री मिलती है, वो भी अपने से सीनियर मोस्ट लोगों की देख रेख में ऑपरेशन करना पड़ता है। इसी तरह कविता है, कविता उससे कहीं भी भिन्न नहीं है। शुरुआत में आपको गोष्ठियों में जाना पड़ेगा, अपने गुरुजनों से बातें करनी पड़ेंगी, अपनी कविता को, अपने लेख को, अपनी कहानी को, उसको जांच करवाएं कि हमें कहाँ कमी इसमें रह गई है, वो उसमें सुधार करेंगे, उनके अनुरूप आचरण करें, आप निश्चित रूप से बड़े साहित्यकार बनेंगे। और ऐसे इस कार्य को बहुत सारे अपने पुराने वरिष्ठ जो कवि हैं वो आगे ले जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो नहीं ले जा रहे हैं उनसे मेरा ये कहना है कि कम से कम अपने जीवन में एक साहित्यकार तो तैयार करो, क्योंकि भारत के लिए साहित्यकारों की कहीं कमी न पड़ जाए। हिंदुस्तान में बहुत साहित्यकार, यही मेरा उनको बच्चों से कहना है, युवाओं से, कि शॉर्टकट की तरफ न जाएं, पूरे रास्ते को अपनाएं, जो लंबा भले हो, लेकिन यदि आपकी गति तेज हुई तो लंबा रास्ता आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सीख आपने हमारे युवा साहित्यकारों को दी है। बहुत जरूरी है, हमारे जो युवा जो अब चल रहे हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि चलना कैसे है। लोग जो आपने बात बताई है वो बहुत सही है कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, वहां का उठाया और उधर बोल दिया और वाह मिल गई तो खुश हो गए, ये चीज नहीं करनी है। उन्होंने, आपने बहुत सही एक संदेश हमारे युवाओं को दिया है। तो जाते जाते एक 4 पंक्तियां आप हमारे दर्शकों को जो सुनाना चाहें। भोर को आना पड़ेगा आपकी एक बहुत ही खास पुस्तक है, जो लेखनी है आपकी, उसके कुछ एक 4 पंक्तियां आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। में से एक गीत मैं आपको सुना देता हूँ। जरूर। यद्यपि ये गीत कभी मैं मंचों पर नहीं पढ़ता, लेकिन ये तो अपना चैनल है जहाँ से हमको एक संदेश देना है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपके उस पंक्ति को हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेगा। मैं छोटा सा गीत है, जरूर, कि गीत हमारे पास आकर के हमको क्या क्या दे जाता है। गीत गुंजन गम भुलाने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने आ गया, बिन कहे लोरी सुनाने आ गया, बिन कहे लोरी सुनाने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने। पहला बंद है, नींद बोली दूर हट मत छेड़ अब, नींद बोली दूर हट मत छेड़ अब, बोल तू बेवक्त आने का सबब, बोल तू बेवक्त आने का सबब, गुनगुनाते दिन गुजारा है तुझे, गुनगुनाते दिन गुजारा है तुझे, रात को तू फिर जगाने आ गया, रात को तू फिर जगाने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने। दूसरा बंद देखें, वेदना के कुंड में डूबा हुआ, वेदना के कुंड में
डूबा हुआ प्यास प्रिय की और मन सूखा हुआ, प्यास प्रिय की और मन सूखा कुआं। जानकर आंसू मेरे मेहमान है, जानकर आंसू मेरे मेहमान है, बावले तू मुस्कुराने आ गया, बावले तू मुस्कुराने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने। 3 बंद हो रहे हैं छोटे छोटे। जरूर। गीत पूजा गीत अर्चन साधना, गीत पूजा गीत अर्चन साधना, गीत सच्चे मीतु की आराधना, गीत सच्चे मीतु की आराधना। छोड़कर खुद की गया मझधार में, छोड़कर खुद ही गया मझधार में, आज खुद ही हक जताने आ गया, आज खुद ही हक जताने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने। और सुने गीत की बात। बिन तेरे ओ गीत में कैसे रहा, बिन तेरे ओ गीत में कैसे रहा, मीत मैंने दंश को कैसे सहा, मीत मैंने दंश को कैसे सहा। बेरहम कैसे हुआ कुछ तो बता, बेरहम कैसे हुआ कुछ तो बता, ठीक हो अब क्यों ठिकाने आ गया, ठीक हो अब क्यों ठिकाने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने। और देखें 2 बंद हैं छोटे छोटे से। स्वागत। मैं तेरा कल और तेरा आज हूँ, मैं तेरा कल और तेरा आज हूँ, वक्त तू मैं वक्त की आवाज हूँ, वक्त तू मैं वक्त का अंदाज हूँ, वक्त तू मैं वक्त का अंदाज हूँ। साथ में विश्वास है क्या बोल तो, साथ में विश्वास है क्या बोल तो, या कि फिर से आजमाने आ गया, या कि फिर से आजमाने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने। अंतिम बात। दूर रहे इतने दिनों कह क्या मिया, दूर रहे इतने दिनों कह क्या मिला, दूर रहे इतने दिनों कह क्या मिला, कौन सा जीता बता तूने किला, कौन सा जीता बता तूने किला। देख खुश हूँ मैं तेरी दरिया दिली, देख खुश हूँ मैं तेरी दरिया दिली, डूबते को झट बचाने आ गया, डूबते को झट बचाने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने आ गया, बिन कहे लोरी सुनाने आ गया, गीत गुंजन गम भुलाने। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा आवाज है आप। इसमें क्या है कि किसी चीज को पात्र बनाना पड़ता है। आदमी मनुष्य को पात्र कोई भी बना लेता है, किसी जीव को, सजीव जो आपके सामने खड़ा हुआ है उसे कोई भी पात्र बना सकता है। मेरे को कोई पात्र बना ले, किसी और को कोई पात्र बना ले, क्योंकि हम सजीव हैं, हमारी देह दिखाई दे रही है सामने खड़ी, ये गाय है, ये फला पशु है, ये मनुष्य है, ये वो है। लेकिन किसी शब्द को पात्र बनावे ये व्यंजना में जाता है। हमने गीत को यहां पात्र बनाया, गीत तो किसी को दिखाई तो नहीं देता। आपने सुना गीत गुंजन गम भुलाने आ गया, तो वो कोई पात्र नहीं है, लेकिन है, अदृश्य पात्र है और बहुत सशक्त पात्र है। तो ये सब चीजें ही कविता का अंग है। कविता उसी को कहते हैं। सीधे सीधे तो हम अखबार पढ़ लेते हैं तो वो उसमें बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन वो कविता तो नहीं है। बस इतनी सी बात है, और यही मैं प्रेरणा युवाओं को देना चाहता हूं, और बड़ों से लेता रहता हूं प्रेरणा। मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, मुझसे बड़े बड़े विद्वान विद्वत जन पूरे भारतवर्ष में बैठे हैं। मैं यही काम करता हूं, बड़ों से ज्ञान लेता हूं और अपने से छोटों को मार्गदर्शन देता हूं। और ये मेरा लक्ष्य है जीवन का, कि मैं अपने जीवन में कुछ तो ऐसे नए साहित्यकार और कवि तैयार कर दूंगा, ईश्वर ने चाहा, मां शारदा की कृपा से, जो अपना नाम देश में रोशन कर सकें, और अपने शहर अलवर का और राजस्थान का। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रवींद्र पंडित जी, जो साहित्यकार भी हैं, गीतकार भी हैं, कवि भी हैं और लेखक भी हैं। उनसे हमने आज चर्चा की, उनके जीवन के बारे में जाना कि उनकी ये यात्रा अभी तक की, जो छात्र जीवन से लेके अब तक की जो उनकी यात्रा थी वो कैसी रही।
उनसे हमने गीत भी सुने, संदेश भी उन्होंने युवाओं को दिया है। आगे भी इसी तरह हम आपको शख्सियत से मिलवाते रहेंगे जो अपने जीवन में शख्स से शख्सियत की ओर बढ़े हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। सादर प्रणाम।